नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम और मेरे सहयोगी जुड़े हैं अभिषेक पुंडेर। यूपी में इस वक्त काफी हलचल मची हुई है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में न सिर्फ मंत्रियों को बदला जाएगा बल्कि संगठन लेवल पर भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इस बार कैबिनेट से अगर किसी की छुट्टी होने वाली है तो वो है संजय निषाद और राजभर, जिन्हें अब योगी किनारे करने वाले हैं और नए चेहरों को ऐड किया जाएगा। ये खबर उन खबरों के बीच में सामने आई है जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में खिचड़ी बना रहे हैं। दिल्ली से कई बड़े बदलावों की खबर सुनने को मिल रही है। वहीं इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी इस्तीफा हो सकता है और केशव प्रसाद मौर्य का भी इस्तीफा हो सकता है। तो अभिषेक, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव उपचुनाव के बाद किए जा सकते हैं, तो वाकई राजभर और अगर निषाद पर गाज गिरती है तो इसका कारण क्या रहेगा? देखिए, जो कैबिनेट रैंक के जो है मंत्री होने के बावजूद भी वो राजभर हो या फिर संजय निषाद हो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो दोनों नेता हैं वो उस लॉबी के नेता हैं जो लॉबी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजदीकी बताई जाती है। उसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अपना दल की जो नेता है अनुप्रिया पटेल, ये सभी जो नेता हैं इनका एक अलग लॉबी है। ये नेता तो उत्तर प्रदेश के जरूर हैं, लेकिन ये इनकी जो कमान है, इनकी जो कठपुतली की रस्सियां हैं वो दिल्ली से चलती हैं। तभी आपने देखा होगा कि राजभर को जब मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, योगी सरकार में विस्तार नहीं किया जा रहा था, तब लगातार राजभर ने लखनऊ और दिल्ली एक किया हुआ था अमित शाह से मिलने के लिए। हालांकि बाद में उन्हें मंत्री बनाया गया। अब सवाल यह है कि जब ये मंत्री होने के बावजूद भी, इतना लंबा पॉलिटिकल करियर होने के बावजूद भी राजभर अपने बेटे को घोसी से नहीं जितवा पाए, संजय निषाद यूपी कैबिनेट में होने के बावजूद भी अपने बेटे प्रवीण कुमार निषाद को संत कबीर नगर से नहीं जितवा पाए, और इस बार प्रवीण निषाद की जो हार है वो 92,000 वोटों से हुई है। 2019 में इसी संत कबीर नगर से चुनकर वो आए थे। तो ऐसे नेताओं का मंत्रिमंडल में, ऐसे नेताओं का संगठन में आखिर क्या काम है? वहीं देखिए, ऐसे संगठन की अगर बात करें तो भूपेंद्र चौधरी कितना वोट ट्रांसफर है वो करवा पाए? वो ओबीसी से आते हैं, ओबीसी का वोट कहां गया? ओबीसी का बड़ी बात तो बटा है। जिस सरकार में ये मंत्री हैं उसी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही खबरें आई कि बीजेपी में कुछ हलचल मची हुई है, संजय निषाद का बयान सामने आ गया कि योगी के बुलडोजर की वजह से नुकसान उठाना पड़ गया। योगी सरकार ने गरीबों पर बुलडोजर उठाया, लोगों ने योगी सरकार पर ही बुलडोजर चला दिया, उन्हें नकार दिया, इसलिए बीजेपी का वोट कम हुआ। तो ऐसे में संगठन में बदलाव किए जाना जरूरी है। और वही राजभर की तरफ से भी बयान सामने आए कि कहीं ना कहीं नेताओं की आपसी लड़ाई बीजेपी की हार का कारण रही। तो अपनों ने ही योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिससे उपचुनाव भी सर पर हैं। और ऐसे में जब अपनी ही पार्टी के नेता बयान देंगे, अपने सहयोगी बयान देंगे, तो विपक्ष को धार मिलेगी और विपक्ष योगी सरकार को घेरने में कामयाब होगा। तो यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ आगे नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए पहले ही ऐसे नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं, साइडलाइन करना चाह रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। 2017 में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी कोई नहीं चाहता था, मतलब ना मोदी चाहते थे ना शाह चाहते थे, और केशव प्रसाद मौर्य को तो बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन उसके बाद से आज तक योगी आदित्यनाथ खुद को सर्वाइव किए हुए हैं। तो उसका उनमें जो कारण, जिस कारण से सर्वाइव किए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा एक कारण जो है वो बुलडोजर का है। बुलडोजर जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में चलता है, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ योगी आदित्यनाथ देशव्यापी लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब रहे। और बुलडोजर की रही बात, बुलडोजर अगर चला है तो वो अवैध लोगों पर चला है, जिन्होंने सरकारी जगहों पर अवैध मकान बनाए हुए हैं। पहले की सरकारों ने ऐसा काम करने ही क्यों दिया? सरकारी जमीन है, आज नहीं तो कल खाली होगी, आज नहीं तो कल कोई ना कोई खाली करवाएगा उसको। वो योगी आदित्यनाथ उस फैसले को अपने घर से अपनी मनमानी के लिए नहीं लेकर आए। कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले पर, अकबरनगर की अगर वो बात कर रहे हैं तो कोर्ट के फैसले पर वो जो है आदेश आया कोर्ट का, और अकबरनगर में बुलडोजर चला। बात अगर अयोध्या की करें तो वहां कुछ मुआवजे का मसला था, वो कॉरिडोर बनना था। तो संजय निषाद ने जो बयान दिया बुलडोजर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, और कहा कि 2027 का चुनाव इन हालातों में जीत नहीं पाएंगे, वो जो कहा वो तो बिल्कुल सही कहा।
क्योंकि 2014 में 71 सीटें उत्तर प्रदेश से आई थी, तो 2017 में 312 सीटें आई, 2019 में 9 सीटें घटी, 62 रह गई, तो 255 विधानसभा में रह गई 2022 में। और जिस तरीके से अब सिर्फ 33 सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं 2027 में उत्तर प्रदेश को गंवाना लाजमी है। यही कारण है शबनम शायद कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद, पहले जेपी नड्डा ने मुलाकात की भूपेंद्र चौधरी से, और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है भूपेंद्र चौधरी से, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। 2 साल उन्हें अगले महीने 25 अगस्त को हो जाएंगे, लेकिन मुझे अब लगता है कि उससे पहले ही उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा, और हो सकता है उस पद पर केशव प्रसाद मौर्य को बिठा दिया जाए। तो जिस तरीके से अब खबरें तूल पकड़ रही हैं कि योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को एंट्री दी जा सकती है, जिसमें नाम चल रहा है राजभर और संजय निषाद का, जिन्हें इस बार झटका लग सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि 2027 में किसी की वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। इसी के साथ खबरें आ रही हैं कि भूपेंद्र चौधरी को भी अब अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है। उन्होंने दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात की है। अब सवाल यही उठता है कि अगर भूपेंद्र चौधरी को हटाया जाएगा तो बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान कौन संभालेगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जाएगा? मैं यहां जोड़ दूं शबनम, केशव प्रसाद मौर्य अगर बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं उत्तर प्रदेश के, वो इसलिए बनना चाहेंगे क्योंकि अभी अगर 2 दिन पहला 14 जुलाई का बयान आपको याद हो कि संगठन सरकार से बड़ा है, और वो खुद को योगी आदित्यनाथ से बड़ा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना, इस बात पर पक्की मोहर है, वो योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाना चाहते, लेकिन वो खुद को योगी आदित्यनाथ से बड़ा जरूर दिखाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से हालात अभी चल रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य लगता है कि डिप्टी सीएम के पद से खुश नहीं है और वो केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं। और अगर वो केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं तो वहां उन्हें डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिलहाल अब यह भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव को लेकर या तमाम लोगों को लेकर अटकलें लगती जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने भी अब जिस तरीके से बीजेपी में हलचल मची हुई है उसको लेकर तंज कसा है। हालांकि संजय निषाद ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है और कोई कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और इन बदलावों की गाज गिरने वाली है संजय निषाद पर, राजभर पर और अनुप्रिया पटेल पर, क्योंकि हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग की थी जिसमें हार की समीक्षा की गई। तमाम नेताओं से पूछा गया कि आपकी सीट से आखिरकार हार क्यों हुई, तो उसमें अनुप्रिया पटेल की एक विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि हार का कारण अफसरशाही रही, कुछ मंत्रियों का, कुछ विधायकों का, कुछ अफसरों का भ्रष्टाचार रहा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें टोकते हुए सबूत मांगा, लेकिन वो इस बात पर जवाब नहीं दे पाई और मामला काफी गर्मा गया। तो ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ ने वो लिस्ट तैयार कर ली है कि किन्हें कैबिनेट में अब रखा जाएगा और किन्हें नहीं रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर नेता जुड़े और उसका फायदा उन्हें उपचुनाव में भी हो और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हो। बिल्कुल शबनम, 30 मंत्रियों की लिस्ट बनाई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, जिनमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास है, 3 बीजेपी के पास हैं और 2 बीजेपी के सहयोगी दलों के पास हैं, जिनमें से 5 जो सीटें सपा के पास हैं वो सपा का किला मानी जाती हैं। अब सेंधमारी उन्हीं में करनी है, किस तरीके से करनी है, और शायद यही कारण है कि अब बीजेपी के भीतर चर्चा चलने लगी है कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को इन सीटों पर जहां मुस्लिम समीकरण साधा जा सके, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। तो फिलहाल ये सीट जो जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट अब बीजेपी खड़े कर सकती है वो मुजफ्फरनगर की सीट है और संभल की सीट है, जहां पर उपचुनाव होने हैं और अब बीजेपी ने इसकी रणनीति बना ली है। योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं, जल्द ही यूपी में बड़े बदलाव की खबर सुनने को मिल सकती है। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।